अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों में से तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। 14 मई को हमारे मुल्क में तो इलेक्शन थे ही थे, साथ ही साथ टर्की में भी 14 मई को इलेक्शन होने थे और इलेक्शन हुए भी। पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि तैयब एर्दोगान और जो उनके अपोजिट हैं कमाल कलीचदारोग्लू, उनके दरमियान सख्त मुकाबला था। अब इस मुकाबले में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब खैर रिज़ल्ट्स तो आ चुके हैं, उसमें बाद में बात करती हूँ, लेकिन कहा यह जा रहा था कि तैयब एर्दोगान के चांसेस हैं कि वो बड़े ही थोड़े से मार्जिन से, तकरीबन 1% समझ लें या 2% ही, इस मार्जिन से वो इलेक्शंस हार जाएंगे। उनके इलेक्शंस हारने की भी वजह है, और यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ तो तैयब एर्दोगान तुर्किया के अब तक के लंबे अरसे तक सदर रहने वाले और एक इक़्तिदार में रहने वाले शख्स हैं जिन्होंने बड़े लंबे अरसे तक तुर्की पे हुकूमत की है। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों ज़्यादा चांसेस हैं कि तैयब एर्दोगान ये इलेक्शंस हार सकते हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं, और दूसरा ये कि जो नताइज आए हैं उनका क्या है, इलेक्शंस होते कैसे हैं। अब मैं शुरू में बात करती हूँ इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं, तुर्की में क्या तरीक़ाकार होता है। तुर्की में तरीक़ाकार ये होता है कि जो एक तुर्की की आवाम है इस वक्त, वो 6 करोड़ है रजिस्टर्ड वोटर्स वहाँ के, जो वोट करेंगे अपने मुंतखब करने वाले प्रेसिडेंट को। अच्छा, तुर्की में पहले जो निज़ाम था वो पार्लिमानी था, प्रेसिडेंशियल निज़ाम नहीं था। ये 6 साल पहले प्रेसिडेंशियल निज़ाम तैयब एर्दोगान ने ही इंट्रोड्यूस कराया तुर्की में। अब यहाँ पे मैं बताते चलूँ तो पार्लिमानी निज़ाम का मतलब ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंशियल निज़ाम में सदर के पास ज़्यादा पावर होती हैं, और जो एक मुल्क का करता धरता होता है वो सदर होता है, ना कि वज़ीर आज़म होता है। अब ये निज़ाम तैयब एर्दोगान ने ये कह के राइज कराया कि ये निज़ाम बहुत ज़्यादा बाअसर है और ज़्यादा ताकतवर निज़ाम है बाकी पार्लिमानी निज़ाम की निस्बत, और जबकि इनके जो अपोजिट हैं वो चाहते हैं कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो हम दोबारा इस निज़ाम को पार्लिमानी निज़ाम कर देंगे। यहाँ पे ये भी कहा जाता है, कुछ लोगों की राय है कि तैयब एर्दोगान ने जब से प्रेसिडेंशियल निज़ाम राइज कराया है तुर्की में, तब से वो उनको मज़ीद कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी मिली हैं इससे। अब इलेक्शंस का तरीक़ाकार ये होता है वहाँ पे तुर्की में कि तकरीबन जो इलेक्शन लड़ रहा होता है उसको तकरीबन 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं, मतलब कि 51% तो लाजमी उसके पास वोट हों। लेकिन यहाँ पर जो इतवार को इलेक्शंस का नताइज आए हैं वो बिल्कुल इसके बरअक्स आए हैं, और अगला जो राउंड ऑफ होने जा रहा है वो 28 मई को होगा इन दोनों कैंडिडेट्स में। अब तैयब एर्दोगान को तकरीबन 49.3% वोट मिले हैं, और उनके जो अपोजिट हैं कमाल कलीचदारोग्लू, उनको 43-44% वोट्स मिले हैं। अब ये हुआ है कि इतवार को इलेक्शंस का जो नताइज आए हैं वो ये आए कि तैयब एर्दोगान को 49% वोट मिले हैं, 49.3 समथिंग कुछ है, और 50% या इससे ज़्यादा वो नई मार्जिन ले सके। तो इस वजह से अब राउंड ऑफ होगा 28 मई को, और जो 2 कैंडिडेट्स आए हैं रनर अप और जो फर्स्ट हैं तैयब एर्दोगान और कमाल कलीच, में दोबारा एक इलेक्शंस का ऐसे समझ लें राउंड ऑफ होगा, और जिसमें ज़्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो ही सदर मुंतखब हो जाएगा। क्योंकि वहाँ के निज़ाम का कुछ ये है कि आप अगर मुंतखब हो रहे हैं तो आपके पास कम से कम 3 करोड़ लोगों से ज़ायद के वो हों, और वहाँ पे जो बताई जा रही है रेशो वो तकरीबन 88% से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने वोट दिए हैं। और एक महज़ब माशरे में ये एक अच्छी अलामत समझी जाती है कि जितने ज़्यादा वोटर अपने ये इस हक़ को इस्तेमाल करना जानते हों, जो लोग वोट देते हों कि हमने किस को मुंतखब करना है। हमारे मुल्क में तो खैर इसकी रेशो बहुत कम है, लेकिन तुर्की में लोगों ने तकरीबन 88% इलेक्शन में लोग हैं जिनकी आबादी के हिसाब से 88% लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब यहाँ पे वजह है कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान हो सकता है कि वज़ीर सदर ना बन सकें। उसमें ये है कि फरवरी में जो ज़लज़ला आया था तुर्की में, उसने तुर्की को हिला के रख दिया, और उसमें तकरीबन 50,000 से ज़ायद लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जान की बाजी से गए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त हुकूमत ने उनको वो इमदाद फराहम नहीं की थी जो हुकूमत को करनी चाहिए थी। इस चीज़ पे तैयब एर्दोगान ने अपनी आवाम से माफ़ी भी मांगी थी कि हम हुकूमत में रहते हुए भी आपको वो चीज़ें फराहम नहीं कर सके, और कहा यह जा रहा है कि
इन इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है तैयब उर्दगान का, वो वही वोट बैंक था जो ज़लज़ले से मुतासरा इलाके थे, वो ज़्यादा मुतासर हुए थे। मुतासर होने की वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, 50,000 लोग अपनी जान से गए। हुकूमत ने वो कारकर्दगी शो नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। अच्छा, इस वोटों में जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो कुर्दों की भी है। अब मैं आपको बताऊँ कुर्द कौन है, तो कुर्द जो हैं वो इस वक्त जो हिमायत, ज़्यादातर कुर्द जो हिमायत कर रहे हैं वो कमाल कलीच की कर रहे हैं, कमाल कलीच दारोगलो की, जो तैयब उर्दगान के अपोजिट हैं। कि और दूसरा ये कि जो वहाँ की नौजवान नस्ल है वो इस वक्त तैयब उर्दगान को ख़ासी पसंद नहीं करती। कहा जाता है कि तैयब उर्दगान चाहते हैं कि तुर्की में इस्लामी निज़ाम जो है वो राइज कराया जाए। लेकिन अक्सर जब उनसे इंटरव्यूज़ लिए गए तो तैयब उर्दगान बताते हैं कि मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनको देखा जाता है कि जितनी वो बढ़ चढ़ के चीज़ों में हिस्सा लेते हैं, इस्लामी चीज़ों में, तो उससे लगता है कि तैयब उर्दगान इस्लाम की कुछ ज़्यादा मतलब वो हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे इस्लामी निज़ाम हो। और दूसरा ये कि मगरिब से तैयब उर्दगान ने ख़ासी एक समझ लें कि जंग मोल ली हुई है, और ख़ास से वो मगरिब को इतने ज़्यादा उनके हिमायती नहीं हैं। इस वक्त रशिया के साथ भी तुर्की ने अपने अच्छे ताल्लुकात कायम किए हैं तैयब उर्दगान ने। और जाते जाते, अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि तैयब उर्दगान ने जाते जाते सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 45% इजाफा कर दिया है। और इस इजाफे की वजह से तैयब उर्दगान की हुकूमत में इन्फ्लेशन रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था, 44% इन्फ्लेशन रेट था, और जो अब बढ़ चुका है। और दूसरा ये कि जो तुर्की की करेंसी है लीरा, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। इस वजह से भी कहा जाता है कि और बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, महंगाई है वो आसमान को छू रही है। तो ये वजूहात हो सकती हैं कि तैयब उर्दगान इन इलेक्शंस में हार जाएं। लेकिन जो इतवार के नताइज आए हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है। लेकिन जो 28 मई का जो फ़ैसला होगा वो हतमी फ़ैसला होगा कि कौन असल तुर्की का अगला सदर होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कुर्दों का, तो कुर्द ये हैं कि वहाँ पे कुर्द तैयब उर्दगान के दौरे हुकूमत में कुर्दों के ख़िलाफ़ एक महाज़राई की गई। तो कुर्द चाहते हैं कि वो तुर्की से अलग होकर अपना एक वतन बनाएं, जो शाम और मेरे ख्याल से शाम का कुछ हिस्सा है, तुर्की का कुछ हिस्सा है, और शायद ईरान या इराक का कुछ हिस्सा है। ये हिस्सा बना के वो अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं कुर्द। लेकिन इस चीज़ को काफ़ी कंडेम किया तैयब उर्दगान ने अपने दौरे हुकूमत में। तो इस चीज़ का भी कहा जाता है कि ये उनके लिए एक चीज़ उनके मुखालिफ है, और हो सकती है इन सारी वजूहात जो मैंने आपको बताई हैं इनके पीछे, इन वजूहात ये जितनी वजूहात मैंने आपको बताई हैं, इन वजूहात पे हो सकता है कि तैयब उर्दगान 28 मई को होने वाले इलेक्शन शायद हार जाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल इन सारी चीज़ों से नहीं लग रहा। खैर, ये थी सारी अपडेट इस वक्त तुर्की के हवाले से। हमारे लोग काफ़ी तुर्की को एक प्रेज़ करते हैं, और तुर्की को काफ़ी उनकी सकाफ़त को, ड्रामास को हमारे लोग बड़े देखते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी, कैसे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं और किस तरह से एक तैयब उर्दगान के हारने के चांसेस हैं। और मैं आपको यहाँ पे आखिरी बात ये भी बताती जाऊँ तो तैयब जो कमाल कलीच दारोगलो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पार्टियों की सपोर्ट है। अपोजिशन पार्टियाँ 5 से 6 पार्टियाँ हैं जो इस वक्त कमाल कलीच के साथ हैं और इलेक्शन लड़ रही हैं तैयब उर्दगान के ख़िलाफ़। और ये कि तैयब उर्दगान और कमाल कलीच दारोगलो में 3 बार इलेक्शन आपस में इनके हुए, और तीनों इलेक्शंस में कमाल कलीच दारोगलो को शिकस्त हुई और वो इलेक्शंस नहीं जीत सके। खैर, अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।